आपका स्वागत है कलांजलि में। और अब आपको लिए चलते हैं साहित्य की दुनिया में और मिलवाते हैं कवि हरीश करमचंदानी से। दूरदर्शन और आकाशवाणी में के केंद्र निर्देशक रह चुके हरीश करमचंदानी ने अब तक 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आम आदमी की जुबान में कविता कहने वाले हरीश करमचंदानी हिंदी और सिंधी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं कवि हरीश करमचंदानी के काव्य संसार से। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में हैं कवि हरीश करमचंदानी। हरीश करमचंदानी हिंदी और सिंधी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। इनके अब तक 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 3 हिंदी भाषा में और 1 सिंधी भाषा में। आज हम इनसे बात करेंगे इनके लेखन के बारे में, साथ ही इनकी जिंदगी से जुड़े और साहित्य से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप जो कविताएं लिखते हैं, किस तरह की कविताएं आपकी होती है? चांद मोहन जी, दरअसल जो मैं कविताएं लिखता हूँ आसपास की कविताएं होती हैं, अपने परिवेश की होती हैं, जीवन में जो हम कुछ देखते हैं, जो त्रासदियां हैं, जो विडम्बनाएं हैं, जो सुख दुख हैं जी, उन सबको लेकर साधारण जो जीवन हम जी रहे हैं, हमारा वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जो जिन समस्याओं से रूबरू हो रहा है जी, और खास करके जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन सबको लेकर मेरी कविताओं, परिवार हैं, समाज है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सब कुछ चीजें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन पर मैं लिखता हूँ जी। बीच में कोई इस तरीके की त्रासदियाँ जो हो जाती हैं, जो जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, हमारे समाज को प्रभावित किया है जी, उन चीज़ों पर भी जब संवेदनाएं जगती हैं तो उन पर भी लिखा जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि आप जीवन से जुड़ी हर चीज़ पर, हर पहलू पर जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कविता जन्म लेती है जी जी। आपकी कविता लिखने की जो शुरुआत है वो किस तरह हुई? घर परिवार में ऐसा माहौल था या आपका शौक रहा? इस मामले में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पिता घनश्याम दास जी हालांकि आयकर विभाग में थे, बहुत ही शानदार उनका एक आदर्श जीवन था जिस पर हमें सदा गर्व रहा। बहुत ईमानदार और वो थे, वो जो परंपराएं, जो जड़ें उन्होंने दी, उन पर ही सब पूरा जीवन टिका रहा। बल्कि आप अगर ध्यान होगा तो मेरे पहला किताब में पिता बोले थे ही है, कविता संग्रह। तो मैं जब छोटा था तो आप मानेंगे कि मैंने बहुत शुरुआत में ही कई चीजें पढ़ ली थी जी। मेरे पिता, मैं उस समय प्राइमरी से उस तरीके से छोटी क्लासों में ही था, तब लाइब्रेरी से उन्होंने मुझे एक किताब ला कर दी, महापंडित राहुल सांगत्यायन की, भागो नहीं दुनिया को बदलो। अद्भुत किताब थी। उनमें उनके अनुभव थे जीवन के। तो जो उससे क्या है कि जीवन में जो हम ये जो छोटी छोटी जो अंधविश्वास हैं, छोटी छोटी जो बुराइयां हैं, या हम जो निराशा में चले जाते हैं, सुख दुख हैं, उन सब के बारे में बड़े एक सुलझे हुए अंदाज में उनके विचार हैं, संस्मरण हैं, और आपको बांध लेते हैं। उनकी भाषा भी इतनी सरल थी, वो एक प्रकार से ऐसा लगता था जैसे हम लोगों के लिए लिया। फिर इसके अलावा हमारे घर में अखबारें आती थी, पिता को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, किताबें आती थी। उन दोनों एक बच्चों का एक मासिक आता था, पराग। वो पराग कई मामलों में उन दोनों, नंदन भी निकल रहा था, चंदा मामा निकल रहा था, और भी कुछ पत्रिकाएं निकल रही थी, लेकिन पराग इस मायने में थोड़ा उनसे भिन्न था कि पराग के अंदर ये जो सामान्य जादू टोने, परियां, राजकुमार, राजा, जिनका हमारे आम जीवन से वास्ता नहीं है, उस तरीके की कहानियां होती थी। बड़ी अच्छी होती थी। बच्चों की कल्पना शक्ति के लिए उनका भी पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन वो हमें जीवन से थोड़ा अलग किस्म की कविताएं थी। पराग के अंदर ऐसा लगता था कि जैसे हमारे आसपास की कहानियां हैं, हमारे अपने दादा, हमारी अपनी दीदी, हमारे अपनी माँ, हमारे अपने जो साथ के दोस्त हैं, हम आपस में बतिया रहे हैं। तो मुझे उस और यथार्थवादी कहानियां होती थी, दिलचस्प कहानियां होती थी। तो
उसकी इतनी मतलब जिससे तड़प होती थी, मैं इंतजार करता था कि कब वो आए और अगर वो देर से आती थी तो मैं होकर से लड़ भी पड़ता था उसको लेकर, घर वाले सब रहते थे। तो वो जो थी पत्रिका, उन दोनों बाल भारती भी निकलती थी सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत, तो वो उन पत्रिकाओं से मेरा जुड़ाव शुरू से ही रहा। पराग का मुझ पर बहुत ही असर रहा। उसके बाद जैसे हम आगे पढ़ते रहे, एक मेरे शिक्षक थे, मैं जब 9th क्लास में था तब नरोत्तम देव स्वामी जी, उन दिनों हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रहे थे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसमें एक चरित्र है चंडी मंडप का पुजारी। तो मुझे याद है कि उन्होंने, वो बहुत ही शानदार अध्यापक थे, आदर्श मेरे थे वो हिंदी के। तो उन्होंने क्लास के अंदर हमें कहा कि भाई ये एक रेखा चित्र है चंडी मंडप का पुजारी, सब शब्द चित्र, आप भी अपनी अपनी कल्पना से किसी एक चरित्र पर ऐसा लिख कर लाओ। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसके बाहर ही एक यूं कह लीजिए कि थोड़ा नुक्कड़ पर एक विक्षिप्त सा आदमी बैठता था। तो वो दुनिया भर का कूड़ कबाड़ उसने अपने पास इकट्ठा कर रखा था और सारा दिन बड़बड़ा रहता था, मानसिक रूप से थोड़ा उसमें रहा होगा। तो मैं उसको वहां से स्कूल से लौटते वक्त, आते वक्त हमेशा उसको देखता था, कई बार उसको सुनते थे, उसके बाद जो चीजें रहती थी उनका अवलोकन करता था। हर चीज उनके पास होती थी लेकिन अधूरी जो भी उनको मिल जाती थी रखते जाते थे। तो मैंने एक रेखा शब्द चित्र उन पर लिखा और वो शब्द चित्र मैंने अपनी कक्षा में जब लिखा, उन्होंने समय दिया मैं 2-3 दिन, लेकिन मैंने तो लिख लिया था। और तो उन्होंने उस क्लास में कहा और बच्चों ने भी लिखा अपने अपने तरीके से। जब मैंने सुनाया तो वो एकटक मुझे देखते रहे और जैसे मैंने खत्म किया मुझे अपने पास बुलाया और मेरी पीठ थपथपाई। मेरे जीवन में वो एक अद्भुत क्षण था। मुझे लगा कि मेरे साहित्य की शुरुआत शायद यहाँ से हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल एक मौलिक लेखन था और अपने प्रिय अध्यापक का आपका पीठ थपथपाना, मेरे लिए उससे बड़ा पुरस्कार उसमें कोई नहीं था। मुझे ये लगता है कि पिता की मृत्यु ने मुझे जो आघात पहुंचाया था, तो मैंने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी थी, वो प्रकाशित हुई थी। फिर कुछ अखबारों में छोटी छोटी गजलें वगैरह लिखी थी, कहानियां में छोटी लिखता था। एक मुझे जिसे कहते हैं विधिवत, तो एक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं सुरही में था उन दिनों, मेरा स्थानांतरण हो गया था। तो वहां पर बस स्टैंड पर मैंने एक घटना देखी कि एक बच्चा था, वो बूट पॉलिश कर रहा था और उसको कोई नहीं उससे काम करा रहा था। वो सिर्फ 10 पैसे ले रहा था लेकिन कोई उससे बूट पॉलिश नहीं करवा रहा था। लेकिन वहीं एक भिखारी बैठा था जो हष्टपुष्ट था, लेकिन लोग उसको भीख के रूप में पैसे दे रहे थे लेकिन उससे कोई बूट पॉलिश नहीं करा रहा था। तो इस चीज ने मुझे उद्वेलित किया और मैंने एक छोटी सी कहानी लघु कथा भेजी, तो वो सारिका में छपी थी। तो उन दिनों सारिका आपको पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी। उन दिनों वो कमलेश जी वहां से छोड़ चुके थे, उसके बाद कन्हैयालाल नंदन थे। तो उसका वो जब छपी तो मुझे एक बड़ी पत्रिका में जो छपने का एक एहसास होता है। फिर उन्होंने कुछ छोटा सा मनी ऑर्डर भी भेजा, तो वो मेरे लिए एक बड़ा वो था, उपहार था। सारिका में एक मेरी कहानी छपी। फिर छपने का सिलसिला लिखता रहा, थोड़ा फिल्मों के लिए भी शौकिया लिखा था, माधुरी उन दोनों आती थी तो उसके लिए भी लिखा था, और भी पत्रिकाओं में लिखा, अखबारों में लिखता रहा। बाद में कविता की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। मैंने बीच में व्यंग भी लिखे, कुछ कहानियां भी लिखी। तब तक मैंने सिंधी साहित्य में इतना कुछ नहीं लिखा था, है ना। लगभग पढ़ता रहा मैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं लिखना वो नहीं रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि सिंधी साहित्य का भारत के अंदर नई पीढ़ी में सिंधी भाषा जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। सिंधी में भी एक वो चला कि उसकी लिपि कौन सी होनी चाहिए, जिसे कहते हैं अरेबिक लिपि, जो सिंधी लिपि है वो है एक देवनागरी लिपि। तो इसके कारण भी सिंधी भाषा को मान्यता में दिक्कत रही और परेशानी रही। तो वो लिपि मैंने अपने प्रयासों से, मेरे पिता और मेरी माँ ने मुझे
घर में सिखाया, क्योंकि स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो एक शौक था, पिता सिंधी भाषा से बहुत जुड़े हुए थे, उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरी माँ भी सिंधी किताबें, वो ज़्यादा, हालांकि वो पढ़ी लिखी उस तरह से नहीं थी, लेकिन सिंधी जो किताबें मैगजीन्स आती थी तो मेरी माँ पढ़ती थी। आखिर तक वो उन किताबों को, मेरे से पहले वो खूब मेरे पास आती हैं सिंधी किताबें, वो तो पढ़ती रही है। तो पिता ने जो इस तरीके से मुझे उस साहित्य से जोड़ा सिंधी से, तो मैंने वो बाद में लिखना भी शुरू किया, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। शुरुआत में मैंने, जब मैं यहाँ जयपुर में आया, जोधपुर से मैं, जब मेरा यहाँ चयन हो गया था यूपीएससी के मार्फत ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, तब यहाँ पर एक माहौल मिला। यहाँ हमारे साथ राजेंद्र बोहरा जी थे, तो उनको कविताओं का, वो प्रगतिशील विचारधारा के थे, मार्क्सवादी भी थे। तो हम लोग साथ बैठते थे, तो खूब पढ़ते लिखते थे। इतनी साहित्यिक पत्रिकाएं जो पहले भी मैं पढ़ता रहा था, उन पर चर्चा होती थी, हम आपस में उनका आपस में एक्सचेंज भी करते रहते थे। तो उन दिनों कुछ कविताएं मैंने लगातार लिखी और बच्चों को लेकर लिखी थी। तो जो मेरा पहला संग्रह था, पिता बोले थे, तो उसमें अधिकांश कविताएं उस समय के आसपास की हैं। 83-80 के बाद की कविताएं हैं, है ना, उस तरीके की जो कविताएं, और उसी को संग्रह में दिया, पिता बोले थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पिता का मुझ पर बहुत ही वो एक प्रभाव था। ये किताब मेरी छपी थी 92 में, 92 के अंदर, और लिखी उससे 2-3 साल पहले रही होगी। आज तक मैं कहीं भी जाता हूँ, मित्रों में या बाहर भी गोष्ठियों वगैरह में, तो लोग याद करके मुझे ये कहते हैं कि पिता बोले थे जरूर सुनाइएगा। अच्छा, तो इस खास मौके पे भी आप वो कविता? हाँ, मैं आपको वो कविता भी सुना देता हूँ। अच्छा, यूं कहा जाता है कि छंद मुक्त कविताएं याद नहीं रहती, लेकिन सौभाग्य से मुझे अपनी कुछ कविताएं याद हुई, और पिता बोले थे तो इतनी बार मैंने सुनाई है कि मुझे याद हो गई है। पिता बोले थे, पिता बोले थे सदा सच बोलना, मैं झूठ कभी नहीं बोला। पिता बोले थे सच बोलना, हमेशा ईमानदार रहना, मैंने बेईमानी नहीं की कोई। पिता बोले थे न्याय के संग साथ रहना, मैंने अन्याय का दामन कभी नहीं थामा। पिता बोले थे सदा सुखी संपन्न रहना, पिता की हर बात मानना क्या संभव भी है, पिता की हर बात मानना क्या संभव भी है। आप कविता हिंदी में भी लिखते हैं और सिंधी में भी लिखते हैं, ये कैसे तय करते हैं कि ये कविता या ये जो भाव? हाँ, ये बड़ा कई बार लगता बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या होता है कि जब हम कविता मन में उठती है, तो जिसे कहते हैं कि वो उस भाषा के अंदर ही आ जाती है। ये एक चमत्कार ही कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत ही निजी इंटीमेसी की जो कविताएं हैं, बिल्कुल जिसे वो, जिसमें आपके जिसे खास करके परिवारजन आ जाते हैं, या आसपास का होता है, या आपकी भाषा से जुड़ी हुई चीज होती है, तो वो मुझे कई बार लगता है कि वो शायद मैं, और खास करके उसमें आपकी स्मृतियां, पिता से जुड़ी स्मृतियां, जैसे मेरी कविता थी पिता की यादें, वो सिंध से जुड़ी हुई थी, तो वहां से मैंने सिंधी कविता लिखना शुरू किया था। सही बात है, मेरी पहली कविता जो थी पिता की स्मृतियां, पिताजी यादगिरियों, वो वहां से शुरू हुआ था। तो उसमें मुझे लगा कि जो स्मृतियां, जो सिंध, मैं तो हिंदुस्तान में जन्म हुआ, मेरा विभाजन के पश्चात मेरा हिंदुस्तान में जोधपुर में जन्म हुआ था, तो मैंने सिंध देखी नहीं। तो सिंध को देखे बिना सिंध की स्मृति आपको कहाँ से आती है? वो आपके पिता की स्मृतियों से, आपकी माँ की स्मृतियों से आती है। तो उनसे जुड़ी हुई चीजों के कारण मैंने सिंधी भाषा में लिखना शुरू किया। तो वहां ये, और जो बिल्कुल आज की जो हमारे समाज की जो विडंबनाएं हैं, यंत्रणाएं हैं, परिवेश हैं, जो सीधा हमें आज की जो मशीनी युग में हमें ले जा रहा है, तो उसमें हम पढ़ते लिखते उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है, जैसी ये चीजें हैं, भूख, गरीबी, बेकारी, इन सब चीजों से जो पूरा समाज जुड़ा हुआ है, वो कविता मेरे से हिंदी में लिखी जाती है। कविताओं को लेके तुकांत और अतुकांत को लेके एक लंबे अरसे से बहस चलती रही है, आप क्या मानते हैं इस? मुझे कई बार लगता है, और कई बार मित्रों से दोनों तरह के जो अतिया हैं, अतिवादी मित्र हैं, उन दोनों से मैं समझ नहीं पाता हूँ। जो मित्र ये कहते हैं कि अगर तुक नहीं है, लय नहीं, लय तो फिर मेरा मानना है कि छंद मुक्त कविताओं में भी होती हैं। मैंने अभी आपको 1-2 कविता छोटी छोटी, तो लय तो आपको भीतरी लय तो मिलेगी, लेकिन तुक मिलना या छंद का होना,
आप वजन, भार, मात्रा, ये जो चीजें हैं, जो उपादान उसके हैं, उनके बिना कविता नहीं बन सकती और याद भी, स्मृति में भी नहीं रहती। आप उसको कैसे कविता कहेंगे? गद्य से, गद्य लगता है वो। और दूसरी तरफ हमारे जो नए गद्य कविता लिखने वाले या नई कविता लिखने वाले लोग ये मानते हैं कि आज का जो समय है, जो कठिन जटिलताएं हमारे सामने हैं, उसको आप छंद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो इस बात पर रहेगा कि आपको उस बने बनाए सांचे के अंदर अपनी चीज को रखना है। तो उसके कारण आप अपने विचार को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सांचे का वो बनाए रखना है, तो ये बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं इन अति चीजों से हटकर मेरा मानना यह है कि अच्छी कविता छंद मुक्त भी हो सकती है और इसमें छंद में भी हो सकती है। असली चीज है कि उसमें तो जो है वस्तु होनी चाहिए, चीज होनी चाहिए। हमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे गीत मिलते हैं। मैं हालांकि नई कविता लिखता हूँ, गीत नहीं उस तरह लिखे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं। समय का उसमें आ रही है। तारा प्रकाश जोशी जी का है कि वो मेरा वेतन ऐसा रानी जैसे गर्म तवे पर पानी, है ना, उसमें आपके सामने बिंब खड़ा हो जाता है ना। और दूसरी तरफ आपको मुक्त कविता का तो देखिए, जिस हालांकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कहूंगा भी, और ये सच्चाई भी है कि वो तो एक अनंत है आपके सामने कोई बंधन नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है, आपको ये ढांचे तोड़ने पड़ेंगे। निराला जी के लिए जो कहा जाता है कि वो तो छंद के कवि थे और बहुत बड़े अच्छे गीतकार थे, लेकिन उन्होंने छंद को तोड़ा, है ना। ये जरूर है कि छंद जानना अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कविता को लेकर इन चीजों, इन बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि छंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अच्छी कविता माना अच्छी कविता, गीत भी हो सकता है और एक नई कविता भी हो सकती है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में केंद्रीय निदेशक के पद पर रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपका रहा दोनों? देखिए, मैंने जो शुरुआत की थी, मैं अपने लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधा मेरी भर्ती हुई थी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में, जब प्रोग्राम बनाने का और सब वो रहा। तो एक तो ये है, और उसके बाद फिर प्रमोशन वगैरह हुए और आखिर में मैंने आकाशवाणी से यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर के रूप में मैंने सेवानिवृत्ति ली, जयपुर में ही ली। यहीं पर मैंने जब मैं आया था तो प्रोग्राम अधिकारी के रूप में आया था। शुरुआत की जयपुर से? हाँ जी, वहीं आया। ये मेरा, उससे पहले मैं देहरादून था, तो मैं आया इसलिए था कि मैंने कहा कि मैं चाहता था, उस समय मैं दूरदर्शन देहरादून के अंदर डायरेक्टर था, तो लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं अंत में अपने जगह ही, अपने जहाँ से मैंने शुरुआत की वहीं मैं अपनी यात्रा इस से जुड़े हुए, आकाशवाणी से जुड़े हुए सफर में यहीं करूँ। तो रहा, बीच में मैं दूरदर्शन में भी रहा। दूरदर्शन में मैंने समाचार संपादक के रूप में भी काम किया, वो डेपुटेशन ले लिया था मैंने। इस बीच में कुछ समय मुझे मौका मिला तो मैंने फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर के रूप में भी बीकानेर के अंदर, एक मन में जुनून था कि बीकानेर जो ऐसी जगहों पर जाकर, गाँव के अंदर, ढाणियों के अंदर जाकर काम करें। तो बीच में 1 साल के लिए मैं वो डेपुटेशन भी लिया, उसके भी अनुभव लिए। उस दौरान गाँव में जीवन को भी देखा। कोई कविता, कोई खास कविता आपकी जो इस मौके पे सुनाना चाहें आप? एक कविता मैं आपको और सुना दूं मैं। और ये कविता मैं इसलिए भी मुझे है कि एक तो ये प्रेम कविता है, बहुत मेरे मन के करीब है, और दूसरा इस कविता पर मुझे पत्रिका का जो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार है, वो पुरस्कार भी मुझे मिला था। कविता का शीर्षक है उदास। इतना तो मत होना उदास कि मैं हो जाऊं हताश, इतना तो मत होना उदास कि मैं हो जाऊं हताश, और सोच ही न सकूं कुछ भी अच्छा और आशा से भरा। इतना तो मत होना उदास कि हंसी न सके इस बार, इतना तो मत होना उदास कि हंसी न सके इस बार, जिस बात पर हंसी के मारे दोहरे हुए थे पिछली बार। मत होना उदास कि उदासी बुरी होती है, मत होना उदास कि उदासी बुरी होती है। उस चेहरे पर तो बहुत जिसने दुख से लड़ी हो लड़ाई हंसते हंसते, जिसने दुख से लड़ी हो लड़ाई हंसते हंसते। बहुत खूब। तो ये कविता मुझे बहुत ही प्रिय भी लगती है। तो वक्त का तकाजा है कि हमें अपनी जो बात है वो यहीं रोकनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला। मैं बीच में टोकते हुए और आखिर में एक लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपनी हिंदी कविता सुनाई। एक लाइन की छोटी सी सिंधी कविता भी सुना देता हूँ। सिंधी कविता का मैं आपको हिंदी वो सुना देता हूँ, अनुवाद, लेकिन एक लाइन की देखिए आप। 2 बच्चे, एक बच्चा खुश हुआ
खरीद कर गुब्बारा, दूसरा बच्चा खुश हुआ बेचकर गुब्बारा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरी हिंदी की कविता है, मैं जब हिंदी में सुनाता हूँ तो बहुत गहरा भाव छिपा हुआ इस कविता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला, हमारी स्टूडियो है और अपने लेखन और साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पे आपने रोशनी डाली। धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। तो ये तो थी कवि हरीश करमचंदानी से हमारे सहयोगी चांद मोहम्मद की बातचीत। अगली बार फिर मिलते हैं कलांजलि में नई कला और साहित्यिक गतिविधियों के साथ। नमस्कार।